बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का आज हमारा टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। हमें पता है हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इवन उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं, इसका बेसिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास थीटा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, थीटा इन्वॉल्व होगा तो हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, क्या होती है पोलर फॉर्म हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, आपने ये पढ़ा था v इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये क्या है, ये जनरल फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक हो गया। आज हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, मीन इसमें थीटा इन्वॉल्व होगा। थीटा कैसे इन्वॉल्व होगा वो आप लोगों ने दबाने, वो मैं आपको बताती हूँ। हम एक ले लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्स प्राइम, ये वाई एंड दिस वाई प्राइम, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट पी ले लेना है। एक्स वाई प्लेन में हमने क्या लिया, एक पॉइंट पी ले लिया। आप जानते हैं इस पी को मैं कहती हूँ कि कोई भी ये एक्स कोमा वाई है। एक्स कोमा वाई है, इसका क्या मतलब है, एक्स कोमा वाई क्या है, एक्स कोमा वाई एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने एक पॉइंट पी लिया, उस पर कॉम्प्लेक्स नंबर था, मीन्स की पॉइंट पी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स कोमा वाई एक्स वाई प्लेन में ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इस एक्स कोमा वाई को इस पे कोऑर्डिनेट एक्स में जो है वो ड्रॉ करना चाहती हूँ। इसका ग्राफ तो मैंने आपको ग्राफ भी बनाना सिखाया था कि कैसे करते हैं। हमारा जो रियल पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, और जो हमारा जो वाई पॉइंट होता है उसको हम क्या करते हैं, अलॉन्ग इमेजिनरी। ये हमारे पास ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो इसका मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई ही है ना, तो ये मेरे पास क्या है, रियल पार्ट है और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को हमेशा कहाँ ड्रॉ किया जाता है, अलॉन्ग रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे, और इमेजिनरी पार्ट को हम कहाँ पे, अलॉन्ग वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट ले लिया, उसका ये हम ओरिजिन ले लेते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे मैं इस पॉइंट को यूँ ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो फ्रॉम ओरिजिन ये लाइन है, ठीक है। अब आपको पता है एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस हम हमेशा जो है वो ड्रॉ करते हैं अलॉन्ग रियल एक्सिस। ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी अलॉन्ग रियल एक्सिस, इसको मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने ये इस रियल पार्ट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास एक्स हो गया। और मैंने इमेजिनरी पार्ट को किसके अलॉन्ग करना है, वाई के अलॉन्ग करना है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देती हूँ, इट मीन्स ये क्या है, ये भी तो वाई ही है ना। ये जो वर्टिकल लाइन है ये मेरे पास क्या है, ये भी y है, तो इसको मैं y का नाम दे देती हूँ। अब जो एंगल बन रहा है वो मेरे पास यहाँ से इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस एंगल को मैं थीटा का नाम दे देती हूँ। अब आपके पास क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल बन गई है। राइट ट्राइंगल को आप क्या करेंगे, इस पर आपको बेस भी पता है और एल्टीट्यूड भी पता है, यानी हाइट भी पता है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसका हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस किसी भी राइट ट्राइंगल आपको कोई गिवन हो तो आपको बेस और एल्टीट्यूड पता हो तो आप हाइपोटेनस कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। आप वही थ्योरम यूज़ करें। जैसे ही थ्योरम यूज़ करेंगे आप तो इसमें क्या आएगा, हमारे पास ओ पी, इस पॉइंट को ए का नाम दे दूँ मैं अगर, तो मैं कहूँगी ओ पी होल का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर क्या होगा, ओ ए हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस ए पी क्या है, वाई है, वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब ओ पी क्या है, ओ पी हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सबके ऊपर स्क्वायर है तो मैं क्या करूँगी, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी। जैसे मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये जो ओ पी है मेरे पास, ओ पी क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है वो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ चुकी है, ठीक है। अब मैंने उस दिन ये भी बताया था कि ये जो ओ पी होता है ये मतलब किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो हमारे पास, ये हम लोगों ने ये जो वैल्यू निकाली है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट, ये एक्चुअली क्या है, ये इस पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस का नाम देते हैं। तो ओ पी जो है ये क्या हो गया, ये मॉडुलस हो गया। ओ पी मॉडुलस इज इक्वल टू ओ पी
सॉरी पी का एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस निकल आया पॉइंट पी का फ्रॉम द ओरिजिन। हम जा कहाँ रहे थे, हम अपने पोलर फॉर्म पे जा रहे थे। पोलर फॉर्म से पहले एक और मैं बात बताती हूँ। एक्चुअली ये जो हमारे पास एक्स वाई है ये आता कैसे है, हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना एक्स वाई, ये कैसे आते हैं, दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हों, उनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, दो नॉन एम्प्टी सेट हों, फॉर एग्जांपल ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास इस तरह के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। इस तरह ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आंसर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक सेट है मेरे पास 1 2 3, एक सेट है मेरे पास 1 2 3, ये एक 1 2 3 है और मेरे पास एक सेट डी जो है वो ए बी है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, मीन कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रही हूँ इन दो सेट्स का। ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स आपके सामने, इनका मैंने क्या करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने से मेरे पास क्या आएगा, 1 जो है वो ए बी, ए से भी मल्टीप्लाई होगा बी से भी। ठीक है, 1 क्या होगा, ए से भी मल्टीप्लाई होगा और बी से भी, और वो होगा इस तरह से कि इसमें इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 कोमा ए, और इसको हम लिख सकते हैं 1 कोमा बी। अब इसको अब 2 की बारी है, 2 कोमा ए 2 कोमा बी। अब 3 की बारी है, 3 कोमा ए एंड 3 कोमा बी। अब आप खुद देखें आपके पास जो है वो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6, आपके पास टोटल जो है वो कितने बन गए। 1 को भी हम लोगों ने बी के हर एलिमेंट से जो है वो मल्टीप्लाई करवाया, मीन कि उसके साथ ऑर्डर पेयर बनाया। 1 का ए से भी बनेगा, 1 का बी से भी, 2 का ए से भी, 2 का बी से भी, और 3 का ए से भी और 3 का बी से भी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब यही ऑर्डर पेयर्स जो हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में राइट कर सकते हैं, 1 + ए आयोटा ए। ठीक है, इसको यूँ राइट किया जा सकता है। और एक और बात आपको पता है कि अगर हमारे पास जो है, इसका क्या मतलब है, ये अगर ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी 1 ए है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए से होगा, सेकंड एलिमेंट हमारे पास सेट बी से होगा। अब यहाँ पे भी आप देखें 1 कोमा बी, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास आए, ऑर्डर्ड पेयर्स की अगर आप तरतीब देखें तो उनका जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपके पास फर्स्ट सेट से आया होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है मीन के जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो आपके पास बी सेट से आया हुआ होता है। ठीक हो गया, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो अब आपको मैंने ये बता दिया कि ओपी जो डिस्टेंस हमारा निकला है पॉइंट पी का फ्रॉम द ओरिजिन इज वो क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब देखें हम इसको नाम दे देते हैं। लेट्स से ओपी को हम नाम दे देते हैं, ये ओपी जो यहाँ पे है उसको हम आर कह देते हैं। ठीक है, आर कह देते हैं, आर जो है वो डिस्टेंस है और वो किसके बराबर है, वो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट इसके बराबर है। अब हमने क्या करना है, अब पोलर फॉर्म में हमें थीटा चाहिए। अब ये जो एंगल लिया हुआ है हम लोगों ने, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। एंगल की वैल्यू देखें, आपके पास एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन, मतलब मीन के रियल एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास वैल्यू एक्स है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास वैल्यू वाई है। आप क्या करोगे, आप कहते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है कि cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस के बराबर क्या होता है, आपके पास cos थीटा होता है। अब cos थीटा इज इक्वल टू बेस, हमारे पास बेस की वैल्यू क्या है, हमारे पास x है और हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इतनी बड़ी रकम हमने लिखी है, इसकी जगह हम क्या राइट कर देते हैं, हमने इसको आर का नाम दिया, हम इसको आर राइट कर लेंगे। ठीक हो गया, मतलब हमारे पास बनाने का क्या मकसद है, इसको भी हम लोगों ने थीटा फॉर्म में लेके आना है, इस वाई वाले को भी थीटा फॉर्म में लेके आना है। एक्स और वाई की थीटा फॉर्म में वैल्यूज़ निकाल के हमने इसमें पुट कर देनी है, तो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म आ जाएगा। अब एक्स ओवर आर आ गया, हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये मेरे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा।
अब देखते हैं हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर है। साइन थीटा हमारे पास होते हैं परपेंडिकुलर ओवर और हाइपोटेनस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, y है, और हाइपोटेनस मैंने क्या कहा है कि उसको हमने r का नाम दिया हुआ है, ये आपके सामने। ठीक है, हाइपोटेनस को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, r का नाम दिया हुआ है। अब y ओवर r इज इक्वल टू साइन थीटा, मीन्स कि हम लोगों ने x ओवर r किया तो हमारे पास cos थीटा आ गया, और y ओवर r किया तो हमारे पास साइन थीटा आ गया। तो अब हमें यहाँ से क्या वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग उस इक्वेशन में पुट कर देंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y में। ठीक हो गया, अब यहाँ पे पुट कर दें। अब z इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है आपके पास, r cos थीटा, प्लस आयोटा, y की वैल्यू आपके पास क्या है, r साइन थीटा। y की वैल्यू क्या है आपके पास, r साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे r साइन थीटा। ठीक हो गया। अब ये जो z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा आ गया है, यही आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये थीटा, अगर थीटा गिवन हो या थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, आप जानते हैं। अगर हमारे पास ये हो, अगर हम क्या करें, y ओवर x कर दें, y मीन हमारे पास जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस करें तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस करें तो हमारे पास किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, टेन थीटा इज इक्वल टू y ओवर x हो गया। अब थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, टेन को दूसरी साइड पे लेके गए तो टेन ऑफ इनवर्स y ओवर x हो गया। तो ये हमारे पास थीटा फाइंड करने का फार्मूला बन गया, थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ इनवर्स y ओवर x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसकी बात कर ली, लेकिन अब हमें r भी चाहिए, r क्या था, वो टोटल डिस्टेंस था p पॉइंट का फ्रॉम ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से p का डिस्टेंस था हमारे पास, जो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके दिखा दिया कि r की वैल्यू क्या होगी। r की वैल्यू है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट। अब आपने पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखना है कि पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। अब यहाँ पे r की वैल्यू भी याद रखनी है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट। और थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने का भी तरीका मैंने बता दिया। टेन थीटा इज इक्वल टू y ओवर x एंड थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ इनवर्स y ओवर x। ठीक हो गया, आप इस फार्मूला से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम एक्सरसाइज में जब एक्सरसाइज पे जाएंगे तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पोलर फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें गिवन होगी। तो अब इसके बाद हम करते हैं डी मॉर्विस थ्योरम क्या होती है। अब देखिए हमारे पास है डी मॉर्विस थ्योरम। ठीक है, ये कैसे होता है, अब हमारे पास ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आपने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पढ़ा था, पोलर फॉर्म अभी हमने क्या पढ़ा है कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ठीक है, ये हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पोलर फॉर्म पढ़ चुके हैं, ये हमने अभी कैलकुलेट किया। अगर हम इसमें से r को कॉमन ले लें, हमारे पास क्या बचता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है। अब जो डी मॉर्विस थ्योरम है वो क्या करता है, वो जस्ट इस चीज़ के बारे में बताता है। तो
उसमें आर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो डी मार्क्स का कहना है कि अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो और उसकी कोई भी पावर n हो, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म है हम इसको इजीली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जिस तरह हमें पहले कोई भी एक कुछ एक्सप्रेशन दी हुई थी और हम मीन के ऑर्डर पेयर में लिखे हुए थे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर्स राइट किए हुए थे और हमें उससे कहा गया था कि आप इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को सेपरेट करें, तो हम इजीली उसको सिंप्लीफाई करके सेपरेट कर सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह हो कि पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसकी कुछ पावर्स हों तो उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर यहाँ पे आर जो है डी मॉर्गन्स में आर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे वो राइट नहीं करेंगे ताकि अगर इसकी पावर n हो तो हम क्या करते हैं, डी मॉर्गन्स कहता है अगर इसकी पावर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर n हो तो ये n जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ जाता है। अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो, ठीक है, और उसकी कोई पावर जो है वो n हो, n कोई भी n कोई भी इंटीजर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दी, n जो है कोई भी इंटीजर हो, ठीक है। प्लस भी हो सकती है वैल्यू, कोई भी माइनस वैल्यू भी हो सकती है, चाहे पावर जैसी भी हो। तो हमने क्या करना है, हम इसको यूँ राइट कर सकते हैं, ये n जो है वो कॉस की थीटा के साथ एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी n जो है इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बन जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम है। इसको हम नेक्स्ट जो है वो यूज़ करेंगे अपनी क्वेश्चंस में। अब मैं आपके पास एक एग्जांपल लेके आई हूँ, ये आपके सामने एक एग्जांपल रखी है मैंने, क्वेश्चन है। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम समटाइम्स जो है वो सिंप्लीफिकेशन पहले वाली करते हैं, जैसे जनरली हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन करते थे। लेकिन नहीं, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि अगर हमारे पास इसकी कोई पावर है, ठीक है, होल इसकी कोई पावर है तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक डी मॉर्गन्स थ्योरम से रिलेटेड होगा। जब भी पावर आएगी तो हमें क्या याद आना चाहिए, डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करना होगा। लेकिन वो कब करना होगा, अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारे जहन में आता है तो हमें ये सबसे पहले सोचना है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम लगता कहाँ पे, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ये पोलर फॉर्म में यूज़ होता है डी मॉर्गन्स, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, यहाँ पे जो हमारे पास पावर तो n आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पोलर फॉर्म को जहन में लाना है। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म जो है वो क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ठीक है। आपके पास यही है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इन पोलर फॉर्म आपके पास यही है। अब आपने क्या करना है, इससे रिलेट करना है। आप ये वाली जो चीज़ है आपके पास क्या है, आर कॉस थीटा के बराबर है, और ये जो चीज़ है ये आपके पास क्या है, आर साइन थीटा के बराबर है, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप करेंगे कि हमारे पास जो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब अभी हम फिलहाल पावर पे गौर नहीं करें, हम जस्ट अब अंदर वाले मटेरियल को देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो मैं क्या करूँगी, आर कॉस थीटा को मैंने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे आयोटा है, आयोटा के साथ जो है वो और कोई वर्ड नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसके साथ 1 है, आयोटा के साथ कुछ और नहीं है। तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। तो मैं यहाँ पे आर साइन थीटा जो है वो क्या ले रही हूँ, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। ये पहली टर्म जो होगी वो क्या होगी, आर कॉस थीटा होगी, और ये वाई वाली जो है इमेजिनरी पार्ट वाली आर साइन थीटा होगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे मैं फाइंड करूँगी,
इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ, इसको मैं 2 का नाम दे दूँ। ऐसे इक्वेशन का नाम भी नाम दे तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मैंने बस अपनी आसानी के लिए कर लिया। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, इनका स्क्वायर ले लेती हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए। आर की वैल्यू आपको पता था, मैंने आर क्या निकलवाया था, आर निकलवाया था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ एक्स आए तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। बेशक आप जानते हो कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। आप तो चाहो तो ये डायरेक्ट कर लो, लेकिन एक और भी तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो। पहले इक्वेशन नंबर 1 जो है इसका स्क्वायर लो दोनों साइड पे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, इसका भी लें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इन दोनों को ऐड कर लें, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हो गया। अब आप जानते हैं इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। इट मीन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। अब आर का स्क्वायर है तो हम इसको ख़त्म करना चाहें तो अब क्या लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 2 आ जाएगी। हमारे पास जो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई है 2 आ गई है। हमने आर को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा जो है ये रखते हैं, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखते हैं, फिर उनकी वैल्यूज पुट करते हैं, उनका स्क्वायर लेते हैं। यूँ भी आर निकाला जा सकता है, लेकिन आर का ये भी तरीका, हमने आर कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, आर साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, फिर इनका स्क्वायर लिया, इनका स्क्वायर लेने से इनको ऐड किया, ऐड करने से आर की वैल्यू निकल आई। आप डायरेक्ट फार्मूला में भी पुट करके निकाल सकते थे। ठीक हो गया, मैंने आर की वैल्यू निकाल ली है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे और क्या चाहिए, मुझे अब थीटा चाहिए और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं थीटा निकाल लूँ। अब यहाँ पे मैं थीटा निकालने जा रहा हूँ। मैंने आपको थीटा बताया था, थीटा कैसे निकालते हैं हम, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। यही फार्मूला था हमारे पास, यही फार्मूला था ना। तो अब y जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, आर साइन थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे आर साइन थीटा हमारे पास क्या है, वो 1 के बराबर है। y किसके बराबर होता है हमारे पास, आर साइन थीटा के बराबर होता है। और x जो है वो हमारे पास आर कॉस थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे आर साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है, जबकि आर कॉस थीटा जो है वो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। ठीक हो गया। अब मैं थीटा इज इक्वल टू 10 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, 10 ऑफ इनवर्स 1 ओवर 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब आपने देखना है कि इस ये कैलकुलेटर से 10 ऑफ इनवर्स 1 ओवर 3 मीन कि 10 की 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू किस पे आती है, तो वो थीटा हमारे पास जो है वो 30 डिग्री निकलता है। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं या लॉगरिथम टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो थीटा भी निकला है वो क्या है, 30 डिग्री है। अब मैंने क्या करना है, आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो है इक्वेशन, वो जो पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था वो था तो डी मार्च थ्योरम फॉर्म में, लेकिन ये क्या हो गया, उसके लिए डी मार्च थ्योरम यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले पोलर फॉर्म पे जाना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की। पोलर फॉर्म के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, आर की वैल्यू चाहिए होगी और थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो मैंने आर की वैल्यू भी आपके सामने कैलकुलेट कर ली और थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरा काम क्या रह गया है, मैं करती हूँ इसमें अब अपने क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। ये मेरे पास ठीक है क्वेश्चन था। अब मैंने क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में राइट करना है। पोलर फॉर्म में कैसे राइट करूँगी मैं, पोलर फॉर्म में राइट करने का तरीका था आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास वो क्या है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। हमने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा होल का क्यूब इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे इसका भी हम लोग क्या लेंगे,
हम क्यूब ले लेंगे। ये जो हमारे पास पोलर फॉर्म है इसका भी हम लोगों ने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। अब क्यूब लेने से क्या होगा, क्यूब लेने से ये होगा कि अब यहाँ पे अगर आप गौर करें आर भी है, यहाँ भी आर है, दोनों के ऊपर क्यूब आएगा और कॉस थीटा, अच्छा इसको अलग सेपरेट कर लो। आर का क्यूब देखें, इस पे भी क्यूब आएगा, इस पे भी क्यूब आएगा, इन दोनों में से मैंने आर का क्यूब कॉमन ले लिया। बाकी मेरे पास क्या बचा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर 3 बच गया। ठीक हो गया। अगर आप गौर करें तो अब ये यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, n यहाँ पे n क्या है, 3 है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस स्टेप से इस स्टेप पे आऊँगी। आर का क्यूब इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पे ये जो हमारे पास पावर है वो क्या होगी, अंदर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आर है, आर की जगह मैं क्या राइट करूँ, मैं एक्चुअली ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है इसको मैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करने जा रही हूँ, इस वजह से ये सारा काम करना पड़ा। आर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, आर मेरे पास आया था 2, आर की वैल्यू क्या आई थी, मेरे पास 2 आई थी। अब मैं यहाँ पे आर की जगह 2 पुट कर दूँगी और 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब, और आप जानते हैं 2 का क्यूब क्या होता है, 8। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे तो cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, अब cos 3, अब थीटा की वैल्यू देखें, थीटा भी मैं निकाल चुकी हूँ, थीटा में क्या पुट करूँगी, यहाँ पे 30 डिग्री पुट करूँगी, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, प्लस आयोटा साइन 3 फार्मूला 3 ये वाला, और थीटा की जगह अगेन 30 डिग्री पुट कर दूँगी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, cos 30 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। जैसे हम इनको फाइंड करते हैं हमारे पास, या फिर ऐसे करेंगे 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 90 आएगा। cos 90 की वैल्यू देख लिए और sin 90 की वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पे आएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम cos 90 कर देते हैं, cos 90 डिग्री प्लस आयोटा sin 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं कि cos 90 की क्या वैल्यू होती है, cos 90 0 के इक्वल होता है, cos 90 0 के इक्वल होता है, और प्लस sin 90 जो है वो sin 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है। ठीक है, आयोटा इंटू sin 90 की जगह मैं 1 पुट करूँगी, तो 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास अकेला क्या बच जाएगा, आयोटा बच जाएगा। अब मेरे पास क्या वैल्यू आ गया, अब 8 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 को 0 से प्लस 8 को आयोटा से, सॉरी 8 को जो मैं 0 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 प्लस 8 आयोटा। अगर आप वर्क करें 0 प्लस 8 आयोटा आ गया है तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये जो है वो 0 रियल नंबर, सॉरी रियल पार्ट, और 8 जो है वो इसके साथ आयोटा है, और वो मेरे पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। जो मेरे पास आंसर आया ना वो 0 प्लस 8 आयोटा आया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 0 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा होल की पावर 3 किसके बराबर है, 0 प्लस 8 आयोटा। इसका मतलब है 0 जो है वो मेरे पास रियल पार्ट है, इसका, और यहाँ पे 8 जो है वो मेरे पास क्या है, वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो यही था कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा होल की पावर 3, इस फॉर्म में दिया हुआ था, इसकी पावर 3 था, हमें पता चल गया। तो ये हमें क्या है, पोलर फॉर्म में दिया हुआ है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको पोलर फॉर्म में इसको इक्वल रखा, पोलर फॉर्म किससे पता चला था, जस्ट हमें ये जो ऊपर पावर थी ना इससे पता चला। जब पावर यूज हुई इसका मतलब डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज हुआ, डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारे पास पोलर फॉर्म पे ही अप्लाई होता है। इसको पोलर फॉर्म में राइट किया हम लोगों ने, और पोलर फॉर्म पे राइट करने के बाद हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाली, आर की वैल्यू निकाली, और उसके अलावा हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की।
उसको फार्मूला में इनपुट करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग जो रिजल्ट निकाल चुके हैं वो हमारे पास 0 और 8 आयोटा आ गया। 0 हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर है और 8 जो है वो इमेजनरी, सॉरी यहाँ पे 0 रियल पार्ट है और 8 इमेजनरी पार्ट है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस की, नहीं तो जब एक्सरसाइज करेंगे मैं दोबारा से एक ऐसा क्वेश्चन रिवाइज करवा दूँगी। अब के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।